साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान दर्पण के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि ये हिंदी का टॉपिक है और 15 दिनों में हमने हिंदी कंप्लीट करने का टारगेट रखा है। तो आज डे फर्स्ट है। ध्यान से रखिएगा, पहले हम बेसिक परिचय के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, भाषा या लैंग्वेज किसे कहा जाता है। कॉपी पेन निकाल लीजिए, ध्यान से एक एक पॉइंट जरूर आप लोग नोट कीजिएगा। देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जिसे अपने विचारों, भावों तथा अनुभवों को व्यक्त करने एवं दूसरों तक पहुंचाने के लिए किसी न किसी माध्यम का सहारा लेना पड़ता है। जिस माध्यम से मनुष्य अपने विचारों, भावों एवं अनुभवों को आदान प्रदान करता है उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों, भाषा या लैंग्वेज कहते हैं। ये आपको ध्यान देना है। कई बार ऑप्शन इस प्रकार से भी बनते हैं दोस्तों आपका कि देखिए, भाषा क्या है। भाषा क्या है? ऑप्शन ए साधन, बी माध्यम, सी माध्य। इस प्रकार से बनते हैं। तो भाषा विचारों के आदान प्रदान का क्या है? एक माध्यम है। ये ध्यान देना है। अंततः विचारों, भावों तथा अनुभवों की अभिव्यक्ति का माध्यम ही क्या कहलाता है? आपका भाषा कहलाती है। तो कई बार देखिए प्रश्न इस प्रकार से भी बने हुए हैं, चाहे आप टेट के बारे में बात करें या ग्रुप सी के बारे में बात करें, एसएससी के बारे में बात करें। अगला बिंदु है दोस्तों, भाषा के जो स्वरूप। देखिए दोस्तों, भाषा के जो स्वरूप हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, ओरल और रिटन लैंग्वेज, यानी मौखिक भाषा और लिखित भाषा। सांकेतिक भाषा, कोई भी भाषा का दर्जा इसमें नहीं दिया गया। अगर हम व्याकरणीय दृष्टि से माने कि भाषा के कितने भेद होते हैं तो आपका आंसर होगा दो भेद होते हैं। आपका पहला आपका मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। अगला बिंदु है दोस्तों, मौखिक भाषा किसे कहा जाता है? जब मनुष्य अपने विचारों, भावों तथा अनुभवों को मुख से बोलकर व्यक्त करता है तब भाषा का वह रूप मौखिक भाषा कहलाता है। दूसरा लिखित भाषा किसे कहते हैं? जब मनुष्य अपने विचारों, भावों तथा अनुभवों को लिखकर अथवा लेखन के माध्यम से व्यक्त करता है तब भाषा का वह रूप लिखित भाषा कहलाता है। लिखित भाषा, भाषा का क्या है? स्थायी स्वरूप है। देखिए, आयोग कई बार छोटे छोटे प्रश्नों को यहीं से तोड़ करके आपको प्रश्न पूछ लेगा, तो आप नोट्स बनाते रहिएगा। और यदि इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा और कमेंट में यूट्यूब पर पीडीएफ आप ज़रूर लिख लीजिएगा। अगला है दोस्तों, और जो लोग नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा जो ये 15 दिन का टारगेट है वो पूरा हो जाए। और जो भी परीक्षाएं रहेगी लास्ट में हम एक क्या करेंगे, 1000 यानी 1000 नंबर का एक क्विज कराएंगे, तो जहां पे आपका संपूर्ण मूल्यांकन संभव होगा। अगला है दोस्तों, बोली किसे कहते हैं? तो बोली भाषा का स्थानीय क्षेत्रीय स्वरूप है। किसी विशेष क्षेत्र के लोगों आपस में जिस स्थानीय रूप में विचारों एवं भावों का आदान प्रदान करते हैं उसे बोली कहते हैं दोस्तों। अगला बिंदु देखिए दोस्तों, लिपि। देखिए, लेखन को व्यक्त करने के लिए कुछ विशेष लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो उन चिन्हों को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, अल्फ़ाबेट कहते हैं। जो भी चिन्ह होते हैं, जैसे ओ एक चिन्ह है, ए एक चिन्ह है, इसी प्रकार से अलग अलग भाषाओं के अपने चिन्ह हैं। इन चिन्हों को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तथा वर्ण की लेखन विधि को लिपि कहते हैं। ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया है कि लिपि किसे कहते हैं। तो वर्ण की लेखन विधि या तरीका को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। अगला बिंदु देखिए दोस्तों, कॉपी पेन निकाल लीजिएगा। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। जैसे हिंदी और संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि में हुआ है। ब्राह्मी को सुधार दीजिए, जिसका सर्वप्रथम उल्लेख गुजरात नरेश अजय भट्ट के एक शिलालेख में मिलता है। सबसे पहले प्रश्न ये बना है कि देवनागरी लिपि का प्रयोग कहाँ? तो गुजरात में देखने को हमें मिलती है। दोस्तों, 8वीं और 9वीं शताब्दी में क्रमशः राष्ट्रकूट नरेशों तथा बड़ौदा के ध्रुवराज ने अपने देशों में इसका प्रयोग किया था। महाराष्ट्र में इसे बालबूत के नाम से संबोधित किया जाता है। अगला बिंदु है दोस्तों,
देवनागरी लिपि पर 3 भाषाओं का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। प्रथम, देवनागरी लिपि में जिह्वा मूल्य ध्वनियों को अंकित करने के चिन्ह नहीं था। बाद में फारसी प्रभाव होकर विकसित हुए तथा निम्नलिखित वर्णों का प्रयोग हुआ था। जो ये आपके यहाँ पे डॉट लगता है। अगला है दोस्तों, गोल गोल लिखने की परंपरा जो बांग्ला प्रभाव है, बांग्ला लिपि के प्रभाव के कारण हुआ है, विकसित हुआ है। अगला बिंदु है रोमन प्रभाव। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें देवनागरी लिपि में, इसमें प्रभावित होकर विभिन्न विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ था, जैसे पूर्ण विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयबोधक आदि का प्रयोग किया जाने लगा था। अब आपको ये ध्यान देना, कई बार भाषाओं और उनकी लिपियों के बारे में भी पूछा जाता है। तो सर्वप्रथम आप ये देखिए कि इस प्रकार का आप डायग्राम बना सकते हैं। तो देखिए सर्वप्रथम हम संस्कृत भाषा जो आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, और देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ था। विशेष जानकारी, प्राचीन साहित्य की भाषा देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि में अन्य संस्कृत, मराठी, हिंदी, नेपाली भी आपका देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, और इसका विकास भी किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि में हुआ है। इनकी विशेषता भी आप लोग देखिए, जैसे नेपाल की राजभाषा आपकी नेपाली है, भारत की राजभाषा आपकी हिंदी है, महाराष्ट्र की प्रमुख भाषा आपके मराठी है। इसी प्रकार से पंजाबी भाषा गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है, पंजाब प्रदेश में प्रचलित होने वाली दोस्तों यह भाषा है। उर्दू और फारसी फारसी भाषा में लिखा जाता है। अरबी भाषा में, अंग्रेजी, जर्मन, रोमन भाषा में लिखा जाता है, जो विश्व की वैश्विक भाषा मानी जाती है। एक नोट आप यहाँ पे जरूर लगाइए, देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, और उर्दू भाषा की जो लिपि है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है, आपको ध्यान देना है। महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों, भाषाएं समय समय पर बदलती रहती हैं और उसी प्रकार विकसित भी होती रहती है। वर्तमान में लगभग 7000 से अधिक भाषाएं जो लगभग 400 प्रमुख लिपियों में प्रचलित मानी जाती है। अन्य जो फैक्ट हैं दोस्तों, यहाँ पे आप लोग नोट कीजिए। पहला, लिपि किसी भाषा की लिखित अभिव्यक्ति को माना जाता है। अगला बिंदु है, किसी भी भाषा की लिपि बदल सकती है लेकिन भाषा का मूल स्वरूप बना रहता है। देवनागरी लिपि की विशेषता है शिरोरेखा, यानी ऊपर से क्षैतिज रेखा, जैसे हम राम लिख रहे हैं और ऊपर से एक रेखा खींचते हैं। देवनागरी लिपि में स्वर और व्यंजन स्पष्ट रूप से अलग अलग दर्शाए जाते हैं। जिस प्रकार से अगर हम लोग बात करें रोमन में, ई को कई बार ई या आई को भी ई पढ़ लेते हैं इंग्लिश में, तो ये कन्फ्यूज इसमें रहता है। अब देखिए दोस्तों, हिंदी के विकास के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, अगला बिंदु आप टॉपिक बना लीजिएगा। देखिए परीक्षा में पहले छोटे हम परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद टॉपिक वाइज टॉपिक हम फटाफट कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो ज़रूर आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाइए। अगला बिंदु है, भारत देश के भौगोलिक सीमाओं तथा प्राकृतिक विविधताओं के कारण इसका नाम समय समय पर परिवर्तित होता रहा है। प्राचीन काल में भारत को ब्रह्मावर्त, आर्यावर्त, मध्य देश, जम्बूद्वीप, उत्तरापथ आदि नामों से जाना जाता है। हिंदी संस्कृत शब्द के सिंधु शब्द से संबंधित है। जब फारसी भाषियों को सिंधु नदी के तट पर रहने वाले लोगों से संपर्क हुआ तो 100 का उच्चारण हौ में करते थे, यानी उनकी जो डिक्शनरी थी वहाँ पे 100 शब्द था ही नहीं। सही को हई बोलेंगे, सब को हब बोलेंगे, तो इस प्रकार से क्या था दोस्तों, इनके 100 नहीं था। इस प्रकार सिंधु को उन्होंने हिंदू कहा और आगे चलकर यही शब्द क्या बन गया था, आपका हिंदी बन गया था। सिंधु के स्थान पर हिंदू शब्द और हिंदू प्रयोग होने लगा और भारत निवासियों और उनकी भाषा के लिए प्रयोग होने जाने वाला शब्द क्या था, हिंदी था। डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी के अनुसार हिंदी शब्द का प्रयोग देश तथा उसकी भाषा दोनों के लिए किया गया। पंडित रामेश्वर त्रिपाठी के अनुसार हिंदी शब्द हिंद से बना है, जो सिंधु शब्द का फारसी रूप है।
दोस्तों हिंदी का विकास क्रम इस प्रकार से हुआ था: संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और हिंदी। महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में देखिए। हिंदी इंडो आर्य भाषा परिवार की प्रमुख भाषा है। हिंदी की लिपि देवनागरी है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। वर्तमान में हिंदी विश्व की सर्वाधिक बोले जाने वाली प्रमुख भाषाओं में से एक है। अगला बिंदु है दोस्तों, हिंदी राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक समन्वय, जन जन के भावों की अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण माध्यम है। आगे देखिए महत्वपूर्ण तथ्य। भारत में 4 प्रमुख भाषा परिवार है जो अधिकांश भारत की भाषाएं हैं। इन्हीं भाषा परिवारों से संबंधित है। सबसे पहले और सबसे बड़ा भाषा परिवार है दोस्तों भारोपीय भाषा परिवार, जो लगभग 73% भाषाएं इन्हीं में आती है, जिसे इंडो यूरोपियन या इंडो आर्यन भी कहा जाता है। दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार, जो 25% भाषाएं इसके अंतर्गत आती है। ऑस्ट्रिक भाषा 1.3% और चीनी तिब्बती भाषा 0.7%। महत्वपूर्ण तथ्य, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भारोपीय भाषा परिवार से संबंधित है और हिंदी भी इसी भाषा परिवार की प्रमुख भाषा है। यदि हम हिंदी के काल का विभाजन करेंगे तो प्राचीन हिंदी 1100 से 1400 ईस्वी, और दूसरा है आपका मध्यकालीन हिंदी 1400 से 1850 और आधुनिक हिंदी 1850 से वर्तमान तक। अगला फैक्ट आप लोग लिखोगे, राष्ट्रभाषा किसे कहा जाता है। तो राष्ट्रभाषा देखिए, राष्ट्रभाषा का शाब्दिक अर्थ है राष्ट्र की भाषा। जिस भाषा पर का प्रयोग किसी राष्ट्र के अधिकांश नागरिक आपसी विचार विनिमय, राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक समन्वय के माध्यम से के रूप में करते हैं, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। भारत के संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं है। यही हिंदी है राजभाषा या राष्ट्रभाषा, तो आंसर होगा आपका राजभाषा। अगला बिंदु है दोस्तों राजभाषा। राजभाषा का शाब्दिक अर्थ होता है राजकाज, यानी शासन प्रशासन की भाषा। जिस भाषा का प्रयोग सरकार एवं अपने प्रशासनिक एवं सरकारी कार्यों के लिए करते हैं, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भारत संघ की राजभाषा होगी, जिसे 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया और इसी उपलक्ष्य में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर क्या होता है दोस्तों? राजभाषा शासन प्रशासन की भाषा होती है और राष्ट्रभाषा राष्ट्र के अधिकांश लोगों के संपर्क, विचार विनिमय तथा सांस्कृतिक एकता की भाषा होती है। भारत की में राष्ट्रभाषा घोषित नहीं है, जबकि हिंदी देवनागरी लिपि भारत संघ की राजभाषा है। ये आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम आगे भी बात करेंगे। आज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डे फर्स्ट है। इसी प्रकार से हम 14 वीडियो और बनाएंगे। 14 दिन में आपकी कंप्लीट हिंदी हो जाएगी। उम्मीद करते हैं उससे बाहर के तथ्य ना बने। परीक्षाओं में जो भी तथ्य बनेंगे इन्हीं से बनेंगे। तो ज़रूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।